हाय फ्रेंड्स, होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एक मेरे न्यू वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो हमने जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी पढ़ा होगा एंड जो स्टूडेंट सेम है फाइनल के वो भी देख रहे होंगे। तो आपने जस्ट इन टाइम के तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व कर लिया होगा एंड आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप कर सकते हो। लेकिन जब आप सेम में क्वालिफाई करोगे एंड आफ्टर डेट आप इंटरव्यू देने जाओगे या फिर अगर आप सेम में फाइनल का पेपर दे रहे हो तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई सर्टेन परसेंटेज नहीं डिफाइन किया है कि इतने मार्क्स का थ्योरी पूछा जाएगा एंड इतने मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। तो इंस्टीट्यूट थ्योरी भी पूछ सकती है एंड काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स ऐसे हुए हैं जिसमें थ्योरी 40 मार्क्स 50 मार्क्स तक के पूछे गए। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखो, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो अगर जस्ट इन टाइम के ऊपर अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो कम से कम 4 to 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 4 to 5 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जो स्टूडेंट सी में क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप इंटरव्यू देने जाने वाले हो अपकमिंग कैंपस के लिए, आपके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये क्वेश्चन मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था एंड एट द टाइम मुझे इसका आंसर नहीं आता था। मैं उस प्रॉपर वे में उसका आंसर नहीं डिफाइन कर पाया एंड जिसके वजह से मेरे हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। बट होप सो कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है आफ्टर डेट। तो और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सीए में क्वालिफाई किया है एंड आफ्टर डेट कॉस्ट अकाउंटिंग में वो वर्क कर रहे हैं, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम स्टडी के दौरान हम मिस कर जाते हैं, जैसे मैं फाइनल वाले स्टूडेंट्स को मैं बता रहा था। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से देखो एंड बहुत अच्छे से समझना। हो सके तो अगर आपको कुछ नोटिंग करना पड़े तो आप नोट्स कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमारा कंटेंट क्या क्या है इस टॉपिक का, हम मीनिंग देखेंगे, हिस्ट्री क्या थी इसकी, जस्ट इन टाइम, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, इन तीनों प्रोसेस पे लगता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये बात नहीं मालूम है कि जस्ट इन टाइम, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स पे भी लगता है, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द स्टडी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया होता है वो हमेशा रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है। तो इसलिए बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्हें मालूम होगा कि जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट हम WIP पे भी लगाते हैं, फिनिश गुड्स पे भी लगाते हैं। एक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग सेल आता है, ये भी जस्ट इन टाइम का ही पार्ट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक के साथ इसको मैंने कंसिडर किया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग सेल एंड जस्ट इन टाइम एक कानबान कार्ड के ऊपर डिपेंड है, जिसको कानबान कार्ड बोलते हैं। ये एक जर्मन नहीं, जापानीज लैंग्वेज है एंड वहाँ पे यूज होता है। तो हम उसको भी देखेंगे, फिर हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे एंड जस्ट इन टाइम को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमें क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आफ्टर डेट इसके क्या डिसएडवांटेज है जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट के। एंड एक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बैक प्लस कॉस्टिंग, जो भी मैं आपको इसके साथ दिखाऊंगा, बैक प्लस कॉस्टिंग। ठीक है, तो हम ये कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जस्ट इन टाइम का मीनिंग हम देखते हैं, जस्ट इन टाइम कहना क्या चाहता है। तो जस्ट इन टाइम में कहता है कि जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स इज बेस्ड ऑन द प्रिवेंटिंग वेस्ट by producing only the amount of goods needed at the particular time and no paying to produce and store more goods than they are needed। मतलब हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, हम कोई स्टोरेज हम नहीं करेंगे। हम रॉ मटेरियल भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, हम फिनिश गुड्स भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। मतलब रॉ मटेरियल भी हम उतना ही परचेज करेंगे जितना हमारा फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये इसका एक बेसिक सा मीनिंग है जो हमने डिस्कस किया। हिस्ट्री देखो, मैक्सिमम जो भी कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी पॉलिसीज है, जो भी कॉस्ट रिडक्शन के टेक्निक्स हैं, वो सारे लगभग जापान ने ही ड्राइव किए हैं एंड इस कॉन्सेप्ट को भी टोयोटा कंपनी ने ही ड्राइव किया है। जैसे मैंने आपको काइजन कॉस्टिंग बताया था, काइजन कॉस्टिंग को भी टोयोटा कंपनी ने ही ड्राइव किया था। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हम बोलते हैं। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, इस कॉन्सेप्ट को भी हम बोलते हैं। जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट का ही नाम है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो एक जापान से आया था। इट इंट्रोड्यूस एज ए रिकग्नाइज्ड टेक्निक फिलॉसफी वे ऑफ वर्किंग इज जनरली एसोसिएट विद द टोयोटा मोटर्स कंपनी, GIT बिंग द इनिशियली नो एज द टोयोटा। देखो GIT क्या है, ये छोटे कंपनीज के लिए नहीं है जस्ट इन टाइम।
बिकॉज उनका प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ह्यूज नहीं होता, उनका रॉ मटेरियल उनका वर्क इन प्रोग्रेस में WIP उनका जो रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज नहीं होती है स्मॉल कंपनीज में बहुत ह्यूज। पर जो बड़ी कंपनीज है लाइक टोयोटा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, वेरियस मोटर इंडस्ट्री हो गई, या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो सकती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी हो सकती है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो रॉ मटेरियल में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा एंड आप उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी लॉस आपको हो सकता है। तो इसलिए कंपनी क्या चाहती है, हमें रॉ मटेरियल में कम से कम ब्लॉकेज मिले एंड हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके अपने पैसों का, इसलिए कंपनी ब्लॉकेज कम होना चाहती है। तो हमने टोयोटा ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज टोयोटा में या किसी भी व्हीकल्स में अप्रॉक्स अगर किसी कार में मैं आपको बता दूँ तो अप्रॉक्स 1800 पार्ट्स लगते हैं। अगर 1800 पार्ट्स अगर 1000 कार अगर एवरीडे अप्रॉक्स अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट, तो सोच लो आप कितने पार्ट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे पर डे। तो अगर वो 10 दिन का भी अगर प्रोडक्शन करने के लिए अगर स्टोर अपने स्टॉक में रखे रॉ मटेरियल, तो उनको काफ़ी ह्यूज स्पेस की रिक्वायर्ड होगी फॉर रॉ मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, अब जस्ट इन टाइम रॉ मटेरियल के ऊपर कैसे लगता है, तो मैं आपको पहले ट्रेडिशनल अप्रोच बताता हूँ जिससे सबको आता है। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने EOQ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रॉ मटेरियल के परचेज के ऊपर लगता है। आप सबको मालूम है कि आपको कितना एनुअल डिमांड है आपके प्रोडक्ट की मार्केट में, आप उसके अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या थे, एक हमारा सप्लायर होता था, हम मार्केट में सर्च करते थे 1 2 3 4 बहुत सारे सप्लायर्स को मार्केट में हम सर्च करते थे। इसमें से जिसका प्राइस सबसे लोअर होता था सब्जेक्ट टू क्वालिटी, जिसका प्राइस सबसे लोअर होता था उससे हम परचेज करते थे। एंड ये क्या होता था, फिर हमारे व्हीकल पे ये हमारे फैक्ट्री में गुड्स आता था, ये फिर वेयर हाउसिंग के लिए चला जाता था। ये हमारा वेयर हाउस हो गया, ये गुड्स वेयर हाउस में चला गया। वेयर हाउस से क्या होता है, फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने इशू कर दिया वेयर हाउस। तो फर्स्टली इसमें क्या हुआ कि ये हुआ, हमें गुड्स परचेज करना पड़ा। आफ्टर डेट इसको हम वेयर हाउस में हमें ले जाना पड़ा। अब वेयर हाउस में ले जाने से क्या हुआ, एक इसका स्टोरेज का कॉस्ट आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आया, कैरिंग कॉस्ट आया। ठीक है, हमारा उसके बाद हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हुआ, जो इसको कंसिडर नहीं कर रहा है। ये हमारे वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक, जो हमारे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है, ये उसे कंसिडर नहीं कर रहा। ये सिर्फ हमें एक ऑप्टिमम क्वांटिटी बता रहा है कि आप इतनी क्वांटिटी अगर आप परचेज करोगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा। बट आपका कितना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये कॉन्सेप्ट ये नहीं बताता है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो हम ड्यूरिंग द कुछ एनालिसिस करने के बाद जब टोयोटा कंपनी ने इसका इनोवेशन किया, तो उन्होंने किया क्या मैं आपको बताऊं। जो JIT सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने क्या किया, ये हमारा मार्केट में सप्लायर है। अब हम 4 सप्लायर के पास नहीं जाएंगे, हम एक ही सप्लायर के पास जाएंगे एंड इस सप्लायर से हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे उस पार्टिकुलर प्राइस पे ये हमेशा हमें रॉ मटेरियल बेचेगा और ये रॉ मटेरियल क्या होगा, डायरेक्ट सीधे प्रोडक्शन प्रोसेस पे चला जाएगा। यानी जो वेयर हाउस जो नॉन वैल्यू एडेड आइटम है, वेयर हाउस हमारा कोई वैल्यू एडिशन नहीं करवाता। अब इसमें होता क्या था, एक तो वेयर हाउस में स्टोरेज का खर्चा, इसके बाद इस गुड्स अब हम रिसीव कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन का खर्चा, और ये सारा ये, और ऊपर से हमारा हो क्या रहा था, टाइम भी कंज्यूम हो रहा था। बिकॉज आप गुड्स पहले इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर क्वालिटी सही लगी फिर आप उसको स्टोर वालों को भेजोगे, स्टोर वाले फिर क्या करेंगे, उसे इशू करेंगे प्रोडक्शन को। मतलब एक पार्टिकुलर प्रोसेस को बहुत घूम के हमें करना पड़ रहा है, जिससे टाइम भी कंज्यूम हो रहा है प्लस हमारे पैसे भी ब्लॉक हो रहे हैं एंड एक नॉन वैल्यू एडिड, इससे हमारा प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। तो अगर हम इस कॉस्ट को अगर हमने सेव किया तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर हमारी कॉस्ट कम हो गई
तो अपने सेलिंग प्राइस को भी अगर हम चेंज कर सकते हैं, और अगर हम सेलिंग प्राइस को भी अगर हमने कम कर दिया तो मार्केट में हम सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की सेलिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए हमने जस्ट इन टाइम का इन्वेंशन किया। एंड जस्ट इन टाइम रॉ मटेरियल पे ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट को हमने ख़त्म कर दिया, हम इससे एक पार्टिकुलर पर्सन से एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई देख, मैं तेरे से सामान खरीदूँगा और तू मुझे एक पार्टिकुलर रेट पे देगा। ठीक है, और हमारे पीछे एक रिटेन एग्रीमेंट होगा। इस रिटेन एग्रीमेंट में वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे कि ये सप्लायर बोलेगा कि भाई आप मार्केट में आप मेरे अलावा किसी और से गुड्स नहीं परचेज करोगे, आपको ये प्रॉमिस करना होगा, तभी मैं ये जस्ट इन टाइम का आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं फॉलो करूँगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या बोलेगा कि देखो, ड्यू टू जस्ट इन टाइम, पहले मैं आपको 4 दिन 5 दिन में डिलीवरी करता था, अब तो आप मुझे एक दिन में 10 बार कॉल करोगे और मुझे 10 बार डिलीवरी करना होगा। अगर मैं किसी और का भी काम कर रहा हूँ तो उसे छोड़ के पहले मुझे आपको प्रायोरिटी देनी होगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा परचेज कॉस्ट में ना, जो परचेज प्राइस आप मुझे पहले 10 रुपये पे करते थे, अब मुझे 10 रुपये 5 पैसे पे करना, यानी थोड़ा सा मुझे परचेज प्राइस में बढ़ा दो। ठीक है, मैं बार बार मैं प्राइस इंक्रीमेंट नहीं कर पाऊँगा। जैसे होता क्या है कि मार्केट में आज प्राइस कुछ और है, कल प्राइस कुछ और है, कल प्राइस कुछ और हो गया, नेक्स्ट डे प्राइस कुछ और हो गया। ठीक है, तो हमने एक फिक्स प्राइस कर लिया कि 10.05 पे ही ये हमें गुड्स देगा, रॉ मटेरियल, एंड एक स्पेसिफाइड टर्म्स के लिए होगा। एंड आफ्टर उसमें एक अदर कंडीशन लाइक कि अब देखो कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से भी प्राइस चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से प्राइस चेंज हुए तो हम उसे कंसिडर करेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हमने आपसे एग्रीमेंट कर लिया तो अब आपका जब मन, आज आपने कुछ और प्राइस दिया, कल बोले नहीं भाई मैं प्राइस तो बढ़ गया, अब मैंने आपसे एग्रीमेंट कर रखा है तो कंपल्सरी मुझे आपसे परचेज करना होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जस्ट इन टाइम ऑन रॉ मटेरियल का हो गया। अब जस्ट इन टाइम हम WIP पे कैसे लगा सकते हैं? देखो, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट WIP पे कैसे लगेगा। सपोज हमारे पास एक फैक्ट्री है, ये मैंने फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आपसे बना सकता हूँ। अब यहाँ प्रोसेस है मेरे पास, ये एक प्रोसेस हो गया, ये 2 प्रोसेस हो गए और ये ना तीसरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, A, B एंड C, ये 3 प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स हैं जो इस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक, अब सपोज इस मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा मशीन है, ये हेवी क्वांटिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ये लो क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस करता है। ये अगर एक दिन में 500 यूनिट बना सकता है तो ये 400 यूनिट ही बना पाएगा और ये 300 यूनिट ही बना पाएगा। तो आपने बोटलनेक का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। तो अब क्या है, हमारी टोटल आउटपुट तो हम पूरे दिन में 300 ही कर सकते हैं, बट अगर इसने पूरे 500 यूनिट बना दिए तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक क्वांटिटी का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, हमारे पास स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमें कैरी करना पड़ेगा। अगर हम इसको सही से नहीं रखा तो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में ही गुड्स को स्पॉइलेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसे हम सही तरीके से रखें। तो हम उतना ही यूनिट हम आउटपुट करेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब है क्या, ये 20 मिनट लगाता है और ये एक सेकेंड, ये 20 मिनट लगाता है एंड ये कितना लगाता है, ये 10 मिनट लगाता है। अब क्या होगा कि हम एक छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स इंसर्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम 10 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी, मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी नहीं होगी। उस 2 मशीन के बीच में जो गैप होगा उस गैप में उतनी क्वांटिटी 5, 10, 20 क्वांटिटी का ही हम इंसर्ट करेंगे कि उतना क्वांटिटी उसमें रख सकें, हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रख सकें। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये इसका वेस्टेज भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। एंड आफ्टर डेट जब इसमें बॉक्स भर जाएगा, इसमें हमने 10 क्वांटिटी हमने इसमें डाल दिया, बॉक्स भर गया। अब ये मशीन 1 का प्रोडक्शन बंद कर देगा। फिर जब ये प्रोसेस 2 में चला जाएगा एंड फिर ये बॉक्स खाली होगा, फिर ये बना के डाल देगा। इसी तरह प्रोसेस C वाला भी करेगा। अब B से जब प्रोसेस C में गया तो C भी वही करेगा,
अब बी उतना ही बनाएगा जितना सी आउटपुट कर रहा है। अब इस बॉक्स को फिर बी भर देगा अपने यहाँ से आउटपुट करके, और जितना बॉक्स में क्वांटिटी भरा हुआ उसके बाद ये मशीन क्या करेगा, बंद कर देगा। अब आप ये सोचोगे कि इसमें आइडल टाइम आएगा, बट अब इसमें आइडल टाइम आएगा फिर भी तो कंपनी की कॉस्ट में सेव होगी, कंपनी के पास स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ गया। अगर ये एक्सेस प्रोडक्शन करेगा तो हमें कहीं ना कहीं तो गुड्स को कैप्ट करना होगा। और आप सब CMA के स्टूडेंट हो एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ CMA क्वालिफाई होंगे, तो आप सबको मालूम है कि कॉस्ट टू बी इंकर्ड, अगर मेरे बेनिफिट से अधिक है, अगर मेरा बेनिफिट अगर मेरे को 100 रुपये हो रहा है और मेरा कॉस्ट अगर 10 रुपये इंकर्ट हो रहा है उसकी वजह से, फिर भी तो मेरा 90 रुपये का सेविंग हो गया, तो फिर भी तो मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। अगर मेरा लेबर खाली बैठ रहा है तो पर डे उसकी मेरे को 200 रुपये की सैलरी मेरी फालतू जा रही है, बट फिर भी तो मेरा 500 रुपये पर डे का सेव हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा जस्ट इन टाइम को वर्क इन प्रोग्रेस में। तो मैं उतनी ही क्वान्टिटी प्रोसेस से उतनी ही क्वान्टिटी बनाएगा जितना प्रोसेस बी को रिक्वायर्ड होगा, और प्रोसेस बी उतनी ही क्वांटिटी बनाएगा जितना प्रोसेस सी को रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मतलब जो फाइनली जो आउटपुट कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। एंड यहाँ से आपको समझ में हो सकता है तो आ गया हो कि फिनिश गुड्स पे इसलिए जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट लगता है कि मार्केट में हमारी जितनी डिमांड है, ये पेज आपको मैं दिखाता हूँ। हमारी मार्केट में सपोज हम 100 यूनिट ही हम मार्केट में हम सेल कर सकते हैं, तो ये बैकवर्ड कैलकुलेशन जाएगा प्रोसेस सी, इसलिए यहाँ पे एक बनता है कैन-1 कार्ड। अब कैन-1 कार्ड क्या करेगा, प्रोडक्शन का यहाँ ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर प्रोसेस सी वाले को देगा, प्रोसेस सी बी वाले को देगा एंड प्रोसेस बी ए वाले को देगा, एंड उसी ऑथराइज क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा। डेट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्ट इन टाइम। रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट तभी होगा। अब ये सब कुछ बैकवर्ड कैलकुलेशन जा रहा है कि मुझे 100 यूनिट ही बनानी है, तो 100 यूनिट का ही रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज होके आएगा, एंड ये सारा कुछ इस कैन-1 कार्ड के थ्रू ही चलेगा। बिकॉज जापान में क्या है, साइलेंट सिस्टम ज़्यादा है, वहाँ जब प्रोडक्शन होता है तो लोग बोलते कम है, चुप ज़्यादा रहते हैं। जबकि इंडिया में अगर प्रोडक्शन में देखो तो अगर कोई ऑर्डर आया तो लोग बाहर से चिल्लाना शुरू कर देंगे, भाई मशीन स्टार्ट कर, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर, तो दुनिया भर की चीज़ें शुरू हो जाती है इंडिया में। बट जापान में ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे टेक्निक्स बहुत हाई है एंड वो लोग वेरियस सिस्टम को फॉलो करते हैं, साइलेंट सिस्टम को, जैसे लाइटिंग सिस्टम हो गया, कोई लाइट जाएगा, कोई कुछ करेगा, इस टाइप का, मतलब जीरो साइलेंट, विदाउट नॉइजिंग दे डू ऑल देयर एक्टिविटीज़। तो इन्होंने कैन-1 कार्ड का इंट्रोडक्शन किया एंड ये कार्ड अपवर्ड जाता है, पीछे, आगे से पीछे जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट था हमारा फिनिश गुड्स में। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जस्ट इन टाइम रॉ मटेरियल पे कैसे लगता है, WIP पे कैसे लगता है एंड फिनिश गुड्स पे कैसे लगता है। तो हमें बैकवर्ड पे जाना है, यहाँ सब जगह एक बिन लगा होगा एंड इस बिन में जितनी क्वांटिटी आ सकती है उतना ही हमारा ये प्रोसेस वाला उतना ही प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोसेस उतना ही प्रोडक्शन करेगा और ये प्रोसेस उतना ही प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अपनी मशीन को बंद करेगा, जिससे हमारी स्टोरेज कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग सेल्स। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। देखो आपने क्या किया, आपने एक हाई कैपेसिटी का मशीन लगा दिया। ये मशीन की साइज़ क्या है, बहुत हाई है, ये बहुत वॉल्यूम क्वांटिटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आपने दो यहाँ छोटे छोटे मशीन लगा दिए प्रोसेस बी एंड सी के लिए। तो इससे हुआ क्या, इस टाइप के मशीन से कंपनी को लॉस है। लॉस क्या मैं आपको बताऊँ। अब आपके ऑफिस में एक छोटा सा प्रिंटर होगा, ये प्रिंटर मशीन है। अब होता क्या है, अगर प्रिंटर मशीन में अगर पेज फंस गया तो आप प्रिंटर मशीन को खोलते हो, पेज निकाला, फिर से कार्टेज लगाया, प्रिंट स्टार्ट। अब तुरंत आप इसको सॉल्व कर लेते हो। या अगर आपका कार्टेज ख़त्म होता है, आपने तुरंत कार्टेज लगा के कार्टेज चेंज कर दिया। मतलब छोटे मोटी प्रॉब्लम्स आप तुरंत सॉल्व कर लेते हो ईजी। आपको कोई डिफ़िकल्टीज का फेस करना नहीं होता क्योंकि आपको उतना काम आता है। बट अब ये बहुत बड़ा मशीन है, ये ह्यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वाला मशीन है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसमें छोटी सी भी खराबी आई तो यू आर ए नॉट ए टेक्निकल एक्सपर्ट। आप इंजीनियर नहीं हो, आप एक वर्कर हो।
तो इस वर्कर को क्या समझ में आएगा कि इतनी बड़ी मशीन को, एक तो इतनी बड़ी मशीन को ऑपरेट करना ही सीखना है कि अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। अब उसने ऑपरेट करना सीख लिया, अब उसको बनाना कैसे सीखे। तो इसलिए दिक्कतें पैदा करती है। इस केस में क्या होगा, आइडल आवर्स बढ़ेंगे और कंपनी का ब्रेकडाउन का कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर छोटे मोटे ब्रेकडाउन्स में अगर कंपनी 2 घंटे 3 घंटे अगर बैठ गई तो कितना हेवी लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग सेल्स में हम क्या करते हैं कि हम जो है ना सेम, अब 3 प्रोसेस है हमारे यहाँ, तो हम करेंगे क्या, एक सेकंड पहले मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, इरेज करने का ऑप्शन, यस इरेज हो गया। अब कंपनी करेगी क्या, एक वर्कर हमारा ये रहा, अब इसके पास 3 मशीन इंसर्ट कर देगी छोटे छोटे, ये प्रोसेस ए बी सी। अब तीनों प्रोसेस की मशीन मैंने एक पार्टिकुलर वर्कर को दे दिया। अब छोटा छोटा मशीन है, अब ए से बनाएगा बी में डालेगा, बी से बनाएगा तो सी में डालेगा, फिर फिनिश गुड्स आ गया वो डायरेक्ट सेल में चला जाएगा। इससे हमारा स्टॉक का भी होल्डिंग ज़्यादा नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरे थिंग, अगर इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए तो उसको सॉल्व कर सकता है। ऐसे हम बहुत सारे हम छोटे छोटे मशीन्स को इंसर्ट करवा देंगे हर एक पार्टिकुलर लेवल मैकेनिक के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर, और जिससे होगा क्या कि ये आराम से ये प्रोडक्शन कर सकता है और जिससे कंपनी का कॉस्ट भी सेव हो गया और प्लस प्रोडक्शन का लॉस भी नहीं हुआ। ये ऐसे ऐसे प्रोसेस करते चला जाएगा। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है, फर्स्ट थिंग तो आराम से ईजी टू ऑपरेट है। सेकेंड थिंग्स, अब देखो होता क्या है कि अब मान लो ये प्रोडक्शन बी है और ये प्रोडक्शन ए है, इसका आउटपुट जो है वो इसका इनपुट है, बट अब इसका इनपुट है, लेकिन अब होता क्या है कि इसने तो बहुत सारे वो आउटपुट कर दिया। अगर मेरी यहाँ बड़ी मशीन है तो इन डेट केस होगा क्या कि इसका आउटपुट में हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या वेस्टेज आया। आप प्रिंटर में देखते हो जब बड़ी मशीन से प्रिंट होती है एक बार में 500 पेजेस, तो उसमें हो सकता है बीच में कार्टेज ख़त्म हो गया हो, और कार्टेज ख़त्म हो गया तो ब्लैंक प्रिंट्स भी आ गया हो या बहुत लाइट प्रिंट आया हो, तो हमारा पेजेस का तो हमारा वेस्टेज हो जाएगा, हमें मालूम चलेगा ही नहीं। बट अगर हम छोटी छोटी मशीन लगाए तो प्रिंटिंग भी धीरे करती है, एंड आफ्टर डेट हमें मालूम चल सकता है ना कि एक प्रिंट के बाद दूसरा प्रिंट में क्या खराबी आ रही है, क्योंकि हम इधर से प्रिंट करने के बाद हम फिर हम पेज चेंज करते हैं। बड़ी मशीन में हमें पेज चेंज नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे हमें वेस्टेज को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है बड़ी मशीन के केस में। तो छोटे मशीन में इसका एडवांटेज मिलता है कि हम वेस्टेज को भी हम ट्रेस कर सकते हैं। एंड दूसरे अदर थिंग्स, अब सपोज ये पर्सन जो आउटपुट बना रहा है इसका इनपुट है, बट अब इस पर्सन को कैसा इनपुट चाहिए ये इसे नहीं मालूम है। तो ये तो बस क्या करेगा, आउटपुट करते गया, इसे नहीं मालूम कि सामने वालों को उसकी क्वांटिटी सही है नहीं है, कैसा चाहिए, क्या डाटा रिक्वायरमेंट है, तो ये कुछ भी प्रोड्यूस करके आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जब आप पहला काम भी आप ही कर रहे हो, दूसरा काम भी आप ही कर रहे हो, तीसरा काम भी आप ही कर रहे हो, तो इन डेट केस आप उसको सही तरीके से करोगे। मैं आपको एक अदर एग्जांपल देता हूँ। आप और आपका फ्रेंड कभी आपने एज ए बैचलर लाइफ में रहा हो, तो एक सब्ज़ी काटता है, दूसरा सब्ज़ी बनाता है। उसमें होता क्या है कि अगर सामने वाले ने प्याज थोड़ा मोटा काट दिया तो इस प्याज को पकाने में दूसरे वालों को दिक्कत होता है, ठीक है, या फिर उसने आलू मोटा काट दिया या कुछ भी ऐसा हुआ जो उसने किया, तो इसमें डिफ़िकल्टीज फेस करना होता है दूसरे वालों को। अब मान लो मुझे सब्ज़ी बनानी है और प्याज भी मुझे ही काटना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एकदम पतला पतला काटूँगा कि मेरा प्याज जल्दी से पक जाए। सेम चीज़ यहाँ भी है कि अगर अब इसको खुद ही करना है प्रोसेस 2 का काम, तो अगर इसने गलत किया तो दिक्कतें आगे इसी को होगी, बट फर्स्ट वाले केस में दिक्कतें नहीं होगी क्योंकि उसने तो कर दिया, अब दिक्कतें इसको झेलनी पड़ने वाली है। अब मेरे फ्रेंड ने मोटा सा प्याज काट दिया, अब सब्ज़ी तो मैं बना रहा हूँ, मुझे जो काम मैं 10 मिनट में कर सकता था उसके लिए मुझे आधा घंटा लगाना पड़ रहा है। तो डैट इज़ कॉल्ड डिफ़िकल्टीज। तो ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग सेल देखा। अब कैनबन सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो बैकवर्ड चलते हैं। जापानीज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन विच सप्लाई ऑफ कॉम्पोनेंट इज रेगुलेटेड थ्रू द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड सेंड अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन लाइन। ये प्रोडक्शन लाइन में सेंड किया जाता है। कैनबन कार्ड इज ए स्मॉल कार्ड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक पार्ट यूज इन द प्रोडक्शन। इट इज़ ए सिंगल सिग्नल। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लोग हल्ला करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर आप कभी मैन्युफैक्चरिंग में एज ए प्रोडक्शन में क्या होगे
तो भाई ऑर्डर आया है, बनाना शुरू कर, मशीन स्टार्ट कर, ये कर, गाली गलौज सब कुछ हो जाता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कभी जाओगे तो देखोगे, ठीक है। समवन upstream to move, purchase or build more of component of production. This card must contain a number of units, कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है, मतलब वो सारे रिक्वायरमेंट जो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो सब कुछ इसमें मेंशन होगा। ए कैनबन कार्ड often has a place to write that date it was turned in or dropped and when it is due, calculate by adding the lead time। सब कुछ इसमें लीड टाइम क्या होगा, कब आपको इसकी आउटपुट करनी है, सब कुछ लिखा होगा उसमें कैनबन कार्ड में। अब बेनिफिट्स क्या है, अब आपने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया तो सबसे पहले तो वेस्टेज आपकी कम हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज आप रॉ मटेरियल आप उसी हिसाब से परचेज कर रहे हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। आप प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी में आप खुद से इन्वॉल्व हो तो आप वेस्टेज भी कम करोगे। टाइम रिडक्शन, अब क्या हो रहा है कि जो नॉन वैल्यू एडेड आइटम था वेयर हाउस, अब हमारा गुड्स वेयर हाउस में नहीं जा रहा, अब हमारा गुड्स डायरेक्ट प्रोडक्शन में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री का जो हमारा गेट है वो गेट हम इस तरीके से बनाएंगे कि अगर कोई छोटी व्हीकल वो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस तक रॉ मटेरियल को लेके जा सके, जिससे हमारा टाइम सेविंग हो, ठीक है, टाइम रिडक्शन करेगा। एलिमिनेशन नॉन वैल्यू एडेड आइटम, ये नॉन वैल्यू आइटम वेयर हाउस का हमारा इसमें जीरो इन्वेंट्री, JIT का कॉन्सेप्ट ही यही कि जीरो इन्वेंट्री, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीरो इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं है। हम इन्वेंट्री को बिल्कुल कम कर सकते हैं, बट हमें स्टॉक फिर भी छोटा सा ज़रूर मेंटेन करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक डेज का, आधा दिन का, 2 घंटे का, 4 घंटे का स्टॉक हमें मेंटेन तो करना पड़ेगा। आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये बेनिफिट में लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल, अब सपोज मैंने इन सम केसेस हो सकता है ना कि अब मैंने अपने सप्लायर को ऑर्डर तो दिया, बट ड्यू टू ट्रैफिक की वजह से मेरा गुड्स इन ट्रैफिक में रह गया या कहीं और फंस गया, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए हम 1 to 2 आवर का हम बफर स्टॉक अपने पास रखते हैं कि इन डेट केस हमारा प्रोडक्शन ना रुके, ठीक है। जीरो डिफेक्ट, इकोनॉमिकल बैच साइज। अब इकोनॉमिकल बैच साइज क्या है, अब सपोज जब आपने बड़े मशीन्स को इम्प्लीमेंट कर रखा था अपने यहाँ, तो अब जब आप उसको मशीन का आप सेटअप करोगे तो एक बार सेटअप करने में तो 1 घंटे लगाता है वो। अब आप क्या करोगे, 10 मिनट बना के आप सेटअप चेंज कर दोगे तो पता चले पूरा दिन तो आपने सेटअप करने में निकाल दिया। तो आपको ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी आप इंसर्ट करोगे एंड जितनी आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी उस पार्टिकुलर की, पहले आप उसको प्रोड्यूस करोगे एंड आपका सेटअप टाइम भी कम हो जाएगा एंड सेटअप कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अब कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, देखो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट में कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, बिकॉज आपको जस्ट इन टाइम के लिए ERP सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अब विदाउट ERP आप जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें एक बैक प्लस कॉस्टिंग भी है, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा ERP सिस्टम क्यों रिक्वायर है। अब हमें फैक्ट्री में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे ना, हो सकता है हमारा प्रोसेस 1 ग्राउंड फ्लोर पे हो और प्रोसेस 2 मेरा फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने में टाइम कंज्यूम हो रहा होगा, स्टेयर्स लगे होंगे, अगर हो सकता है तो हमें उसे लिफ्ट में करना होगा। अगर हम लिफ्ट लगा के भी अगर हम टाइम को कम नहीं कर सकते तो हम कोशिश करेंगे कि हम फ्लोर 2 से फ्लोर 1 पे ले आए, सारे प्रोसेस को एक साथ कर दें कि एक का आउटपुट सीधे दूसरे मशीन में इनपुट गया और इधर मैंने रॉ मटेरियल डाला और उधर मैं फिनिश्ड गुड्स कंप्लीट होके थर्ड प्रोसेस से बाहर आ रहा है, प्रोसेस 1, 2 एंड 3 तीनों से कंप्लीट होके। तो हम इस टाइप के कोशिश से कर सकते हैं कि जितना टाइम को सेव कर ले उतना हमारा कॉस्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। हमें अपने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को और वर्कर को, क्योंकि जस्ट इन टाइम में क्या होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर काम बढ़ जाता है, बिकॉज अब आपको कोई चीज़ें एकदम धीरे धीरे नहीं करना है, फास्ट मोड में करना है एंड अदर थिंग्स। इसलिए इसमें एरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी एरर किया जस्ट इन टाइम के बाद तो चीज़ें बहुत बिखर सकती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है जस्ट इन टाइम के लिए, अपने वर्कर्स को। अब उसमें एक और बेनिफिट मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बताना भूल गया। अब जैसे मल्टीपल हमने मशीन लगा दिया तो इसमें होगा क्या, अब इस पार्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट बना रहेगा काम करने में, क्योंकि अब वो सारा प्रोसेस वो जानता है। अब आप खुद सोचो, आप किसी CA फॉर्म में या किसी CMA फॉर्म में या किसी कंपनी में जब आप जाते हो, अगर कोई एक ही काम रोज़ दिया जाए तब क्या होता है, आप बोर हो जाते हो वो काम करते करते। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीने बाद आप कहते हैं यार मेरे को जॉब चेंज करना है, मेरे से काम हो नहीं रहा, अब मेरा मन नहीं लग रहा, कुछ नया सा नहीं है सीखने को।
अगर आपसे मल्टीपल काम करवाया जाए तो आपका क्या होगा, काम में इंटरेस्ट बना होगा। आज आपको जीएसटी ऑडिट पे भेज दिया, कल आपको कॉस्ट ऑडिट पे भेज दिया, परसों आपको किसी और ऑडिट पे भेज दिया, कभी इंटरनल ऑडिट पे। तो वेरियस जब आपका वर्क रोटेशन होते रहता है ना, तो आपका काम में एक इंटरेस्ट बना होता है। सेम जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट करने से अगर आपने वर्किंग सेल्स का कॉन्सेप्ट को इंसर्ट किया तो इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज एक तो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये भी एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज है। फर्स्ट थिंग, मैन्युफैक्चरर हैव द नो मार्जिन टू मेक ईयर। आपको ईयर का तो बिल्कुल 0 ईयर होना चाहिए, क्योंकि आपने एक छोटा सा ईयर किया उससे काफ़ी सारे कैलकुलेशन आपके बदल जाएंगे एंड हो सकता है तो वो एक ह्यूज प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जो चीज़ जितना अच्छा दिखती है अगर उसमें एक माइनर सा मिस्टेक बहुत बड़ा गलती भी कर सकता है। अनएबल टू मीट एन अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। अब आपसे क्या होता है, जस्ट इन टाइम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलता है। आपके पास जो ऑर्डर आया आप उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करोगे। अब सपोज अचानक से सडन से आपके पास कोई बायर आया, वो बोला कि भाई मुझे आज ये गुड्स बना के तू दे दे, आप तो बोलोगे भाई मेरा तो प्रॉपर प्लानिंग चल रहा है, मैं आपको बना के नहीं दे सकता। तो आपके पास एक स्टॉक आउट का कॉस्ट आएगा, इसी की वजह से आपका एक कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। तो ये एक जस्ट इन टाइम का डिसएडवांटेज है कि आप जो अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स है आप उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते हो जस्ट इन टाइम में। जो आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, जो आपका प्रॉपर ऑर्डर है, उसी का ही आप फुलफिलमेंट कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर का फुलफिलमेंट नहीं कर सकते हो। इंक्रीज इन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एडमिन कॉस्ट, मैंने आपको पहले बताया। पहले हम महीने में 2 ऑर्डर देते थे, अब जस्ट इन टाइम का महीने में हम 100 ऑर्डर दे रहे हैं। पर डे 10-10 बार मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, तो क्या होगा, मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है। डिक्रीज इन अपॉर्चुनिटी ऑफ मल्टीपल सोर्सिंग सॉरी। पहले हम क्या करते थे, 10 वेंडर क्या सोर्स करते थे, फिर हमें किसी एक का, जिसका हम अपने ईओक्यू में पढ़ा होगा, विच क्वांटिटी हमें विच क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है, किससे परचेज करनी है, कब परचेज करनी है, वो सारा कुछ हमने ईओक्यू में एक परचेज फॉलो सिस्टम आपने पढ़ा होगा। बट जस्ट इन टाइम परचेज फॉलो सिस्टम को फॉलो नहीं करता। इसका बस एक पार्टिकुलर वेंडर आप फिक्स कर लो एक बार रिसर्च करके, एंड उससे आप एग्रीमेंट कर लो, आप उसी से बार बार आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, दैट इज। तो ये डिक्रीज कर देता है अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टीपल सोर्स। लेवल सप्लायर्स इज नीडेड। अब आपको इसमें सप्लायर्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि अगर आपका सप्लायर रिलायबल नहीं है तो आपको प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है एंड हो सकता है आपको लॉस क्रिएट कर दे। तो इसलिए आप जो सप्लायर सेलेक्ट करो वो बहुत रिलायबल होना चाहिए। ठीक है। अब बैक प्लस कॉस्टिंग, एक्चुअली जस्ट इन टाइम के साथ ही बैक प्लस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एंड ये वो क्वेश्चन है जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दी। जब मैं LNT का मैंने रिटेन क्लियर कर लिया था एंड जब मैं PI में गया था पर्सनल इंटरव्यू में, तो इन डेट केस मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे। सिर्फ 2 क्वेश्चन था जिसने मेरे जर्नी को ही चेंज कर दिया। फर्स्ट तो एक बैक प्लस कॉस्टिंग था जो मैंने स्टडी के टाइम में नहीं पढ़ा, बिकॉज एग्ज़ाम में आता नहीं है, और आएगा भी तो 2 से 4 नंबर का थ्योरी आएगा, ये सोच के मैंने कभी पढ़ा नहीं। बट वो 2-4 नंबर के लिए नहीं पढ़ा, मेरे लिए 6 नहीं मतलब कितना था, 7.9 समथिंग लाख का पैकेज था LNT का, एंड उतना का मेरा लॉस हो गया। आफ्टर डेट जॉब तो मिली लेकिन 6 महीने का तो लॉस हुआ एक छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से। तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत करो, आप इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करो कि पता चले कब कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और एक क्वेश्चन आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो बैक प्लस कॉस्टिंग होता क्या है, सबसे पहले हम करते क्या है बैक प्लस कॉस्टिंग। देखो बैक प्लस थिंग हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास आउटपुट, हमें कितनी आउटपुट परचेज हमारे मार्केट में डिमांड कितनी है, आउटपुट हमें कितना यूनिट सेल करना है, कितना यूनिट हमें बाहर भेजना है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट मालूम करेंगे। एंड उसको हम बिल्स ऑफ मटेरियल, आप सबको मालूम होगा बिल्स ऑफ मटेरियल बनता है जिसमें हाउ मेनी क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर यूनिट्स, आपको कितनी यूनिट्स उसकी रिक्वायर है रॉ मटेरियल की, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस क्या क्या है, सब कुछ बिल्स ऑफ मटेरियल में लिखा होता है, उसके सारे प्रोसेस लिखे होंगे, सारे क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट लिखी होगी। तो आप आउटपुट को आप मल्टीप्लाई कर लो बिल्स ऑफ मटेरियल से, तो आपके पास आ क्या जाएगा, रॉ मटेरियल, आपको कितनी रॉ मटेरियल क्या है आपने परचेज की, ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगा। बट आपके यहाँ कुछ वेस्टेज भी तो हुआ होगा, इस वेस्टेज को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो फिगर आएगा टोटल क्वांटिटी परचेज। पहले हुआ क्या था स्टार्टिंग में, जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए,
अब आपने रॉ मटेरियल आपने सीधे बिल्स ऑफ मटेरियल को आउटपुट से आपने बिल्स ऑफ मटेरियल को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास रॉ मटेरियल आ गया कि आपको इतनी रॉ मटेरियल चाहिए था। बट आपने अगर वेस्टेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया तो वो तो बायर बोलेगा कि भाई मैंने 70,000 kg भेजा, आप बोलोगे नहीं भाई मेरे पास तो 60,000 kg रॉ मटेरियल आया, तो 10,000 kg क्या हुआ, आपका प्रोसेस में वेस्टेज हो गया। तो उस वेस्टेज को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए ना, तभी तो आप रॉ मटेरियल टोटल क्वांटिटी परचेज के पास पहुँचाओगे। और इस सारे सिस्टम जो हो पाता है इसको हम बोलते हैं ERP। ERP में वेरियस सॉफ्टवेयर है, लाइक SAP इज मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर इन ERP एंड ERP मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज फॉलो करती है। तो ये सब कुछ ERP से पॉसिबल है। आप बिल्स ऑफ मटेरियल बनाओगे, आप कितने आउटपुट कर रहे हो, सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। ये नहीं कि ह्यूमन बींग इसको कैलकुलेट करता है, सब कुछ फिक्स होता है, उस पार्टिकुलर से वो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन को कैलकुलेट करता है एंड आपके रॉ मटेरियल क्वांटिटी को परचेज को निकाल दिया एंड एक एंट्री पोस्ट कर दी। अकाउंट डिपार्टमेंट के ऊपर से भी लोड खत्म हो गया। अब ऐसे तो क्या करता है, दिन भर में अगर 10-12 ऑर्डर आ रहे हैं, अगर वो टाटा जैसी कंपनीज है तो टाटा जैसे कंपनीज में सपोज 1800 कंपोनेंट है और 1800 कंपोनेंट के अगर 10 लॉट भी अगर हम पूरे दिन में मंगाते हैं तो कितनी बार एंट्री करेगा वो। इट्स क्रिएट ए वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हो सकता है अब इतनी ज़्यादा वर्क बर्डन हो तो गलतियाँ होगी। तो हमने सिर्फ मैन मेड को करके मशीन मेड प्रोसेस कर दिया और ERP सिस्टम में सब कुछ ऑटोमेटेड कर दिया एंड जिसकी वजह से हमारी जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट भी हो गया एंड हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। तो होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा जो आपको मैंने समझाना चाहा और मैंने समझा नहीं पाया। स्पेशली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इम्पोर्टेंट है एंड बहुत जगह ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एज इंटरव्यू। तो इनको आप एक बार जस्ट रीड कर लो। आप इस कॉन्सेप्ट को जितनी बार आप देखोगे उतना आपको इस कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं किसी भी स्टूडेंट को कि आप अगर तो सबको मालूम है कि आप जब जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हो आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बिफोर जस्ट इन टाइम की इम्प्लीमेंटेशन से क्या कॉस्ट आ रहा है आप निकालते हो एंड आफ्टर GIT क्या कॉस्ट। अगर इसमें अगर सेविंग्स हो रहे हैं तो आप GIT को आप इम्प्लीमेंट करोगे, अगर सेविंग्स नहीं हो रही है तो आप GIT को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। मैंने आपको हमेशा बताया अगर आपकी कॉस्ट इनकर्ड अगर कॉस्ट सेव से अधिक है, आपकी कॉस्ट इनकर्ड कॉस्ट सेव से अधिक है, अगर ये अधिक है तो आप क्या करोगे, आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। अगर मेरा कॉस्ट सेविंग्स अधिक है, अगर मेरे को 10 रुपये खर्च करके मैं 20 रुपये बचा रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं 10 रुपये खर्च करूँगा। तो डैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्ट इन टाइम। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि उन्हें भी इसका एडवांटेज मिले जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट का एंड बैकलेस कॉस्टिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।